तो अब बात करते हैं नियोजन प्रक्रिया की कि नियोजन प्रक्रिया होती कैसी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक को कार्य करते हुए कुछ ऐसे लॉजिकल स्टेप्स हैं, है ना, कि आप पहले ये करोगे फिर ये करोगे फिर ये करोगे, तो उनको ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपका नियोजन ठीक ठाक बन सकता है। तो उन लॉजिकल स्टेप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, तार्किक कदम होते हैं, है ना, स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, तो उनका अनुसरण करना चाहिए। क्या है, पहला तो बहुत ही आसान है, पहले तो आप लक्ष्य निर्धारित करते हो ना, क्या करते हो, उद्देश्यों का निर्धारण, आपका उद्देश्य क्या है। तो होता क्या है, इंसानों का अलग अलग उद्देश्य है, जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की हुई है, पूरी कंपनी का कुछ और उद्देश्य है। अगर ऐसा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और उस कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, अब उन विभागों का क्या उद्देश्य है। जैसे अभी कोविड-19 के बाद से बहुत सारे प्रदेशों में क्या चल रहा है कि सारे बच्चों तक कैसे अच्छी शिक्षा पहुंचाई जा सके, तो उसमें अलग अलग राज्य सरकारें काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे राज्यों में काम चल रहा है। तो हो क्या रहा है कि राज्य सरकार में ये कोशिश है कि सारे बच्चों को जिनके पास जो स्कूल नहीं जा पा रहे उनके पास कैसे अच्छा पहुंचाया जाए। तो उसी में बहुत सारे लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, मंत्री जी वो भी इन्वॉल्व हैं, बाकी रिसर्च करने वाली टीम्स इन्वॉल्व हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो वो सारे लोग कैसे ये काम कर पाए, उसमें सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि सारे लोगों का फाइनल उद्देश्य क्या है। लेकिन उस फाइनल उद्देश्य में लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, किसी का पूरा प्रोग्राम देखने की जिम्मेदारी है, किसी का कुछ कंटेंट बना करके देने की जिम्मेदारी है। तो सारे लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, ये जानते हुए कि ओवरऑल उद्देश्य क्या है, ऊपर से जो मेन उद्देश्य है कंपनी का वो क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो जैसे जैसे समन्वय की आवश्यकता भी होती है, और वहां पर जो उद्देश्य है ना, अगर स्पष्ट लक्ष्य है, अर्जुन की कहानी में आ जाती है कि चिड़िया की आंखें अगर आपको दिख रही है, लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है, तो बहुत सारी चीजों को आसान बना देता है। तो क्या होता है, पहला काम तो यही है कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य जो है ना वो राह आसान बना देता है, आपको पता चल जाता है। तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन। आपने बहुत अच्छा नियोजन किया तो आधा काम तो आपने पहले ही कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब ये हमारे हिंदी में एनसीईआरटी किताबों में काफी कमियां हैं, लेखा शास्त्र में खास तौर से, और व्यवसाय अध्ययन में जो कॉमर्स के बच्चे हैं, क्योंकि इनको पढ़ने वाले ज्यादा बच्चे रहते नहीं है, तो ट्रांसलेशन बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो एनसीईआरटी को पत्र लिखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर होता क्या है, आधार सृजन के लिए लिखा हुआ है। अब हिंदी की किताब में लिखा हुआ है विकासशील आधार, क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था डेवलपिंग अजम्पशंस, ठीक है, या डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है कि आप किस आधार पर बात कर रहे हो। जैसे आप कुछ बात करते हो ना, तो उसका कुछ आधार होता है, वो आधार बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है, आधार का हम सृजन करते हैं। देखो होता क्या है, प्लानिंग का मतलब ये है कि आप भविष्य में क्या होगा ये सोच रहे हो। अब भविष्य तो भाई परिवर्तनशील है, तो आप कई चीजें सोचते हो कि नहीं नहीं यार ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो इस ट्रेंड का ही कंटिन्यूएशन होगा। ट्रेंड समझते हैं कि ये चीज ऐसे चलती आ रही है तो आगे कैसे जाएगी, आप भविष्य सोचने की कोशिश कर रहे होते हो। कई बार हमारे पास बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, है ना, अंक गणित पर आधारित रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग गणित का प्रयोग करते हुए मॉडल्स बना पाते हैं कि अच्छा ऐसी चीजें चलिए तो आगे कैसी होंगी, किस किस चीज में सरकार बदल जाएगी, क्या कोई दूसरे देश से युद्ध हो जाएगा, क्या किसी और देश में युद्ध हो जाएगा जहां से हमारा आयात या निर्यात होता है तो भी समस्या हो जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट बदल जाएंगे, क्या आरबीआई हमारा हर 2-2 महीने में इंटरेस्ट रेट का परिवर्तन कर सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के सोचना पड़ता है कि क्योंकि उनसे भी फर्क पड़ने वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही मौसम, है ना, प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ जाएगी। अगर अपना असम है, बिहार है, यहाँ पर कई बार बाढ़ आती है बारिश के मौसम में, तो अगर आपको वहां पर इंडस्ट्री है तो आपको उसको भी प्लान में इंक्लूड करना पड़ेगा। आपकी भौगोलिक स्थिति में क्या है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के आपको सोचना पड़ता है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मान करके आप आगे की बात करोगे, जिनको मान करके, जान करके नहीं, जान नहीं सकते ना, भविष्य को जान नहीं सकते। आप मानते हो, और मानते हो उन चीजों को जिनके होने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो आप किसी तरह से निर्धारित करोगे, और उस पर सारे मैनेजर साथ आ जाएंगे कि हाँ ये चीजें हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्यों, क्योंकि किसी को भविष्य पता नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाता है, हम लोग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, आधार का सृजन करते हैं, assumptions होते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, और आगे के विषय में जो योजनाबद्ध तरह से अगर आपको कुछ भी काम करना है, सोचना भी है, तो आपको assumptions की जरूरत पड़ती है। अब assumptions का मतलब क्या होता है कि आप मान लेते हो, लेकिन मानने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी मान लिया, आप उनको मानते हो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये दूसरा कदम आ जाता है, पहले आपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया, उसके बाद से आपने कुछ प्रोमाइसेस माने कि हाँ ये चीजें हैं, अब हम मान करके आगे की बात सोचते हैं। और तीसरी जो चीज आ जाती है वो आ जाती है कार्यशैली की वैकल्पिक विधियों की जानकारी।
अब अपने देश में एक अभी जो ट्रांसपोर्टेशन और इन सब काम के मंत्री हैं गडकरी जी, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो उनकी कुछ चीजों को आप कई बातों से उनकी अग्री कर सकते हैं, कई से डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक जोश भरी वाली बात किया करते हैं। तो अभी क्या होता है, भारत में ज्यादातर जो रोड बना करती थी, रोड्स का नेटवर्क है वो एस्फाल्ट से बनती थी, जिसको डामर रोड भी बोलते हैं। और ये क्रूड ऑयल जो होता है, कच्चा तेल आता है ना, उसका एक उत्पाद होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, तो उसका यूज किया जाता है। और अभी उनका ऐसा कहना रहता है कि हम लोगों को कंक्रीट की रोड बनानी चाहिए, सीमेंटेड रोड बनानी चाहिए। क्यों बनानी जानी चाहिए? तो उसमें दोनों ही विकल्प हैं रोड बनाने के, एक तो डामर वाली रोड भी बना सकते हो, दूसरा आप सीमेंटेड भी बना सकते हो। ऐसी कोई और भी तरीका है क्या? अभी कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि आप प्लास्टिक से भी रोड बना सकते हो, तो उससे दो फायदे हो जाते हैं। प्लास्टिक से आप रोड बना रहे हो, तो जो प्लास्टिक इधर उधर कहीं नाली में जाएगी, नदियों में जाएगी या पर्यावरण को बेकार करेगी, उसी को हम लोग यूज कर ले रहे हैं। नहीं तो लैंडफिल्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, दिल्ली में तो कूड़े का पहाड़ लग गया है, उसमें भी काफी प्लास्टिक आपको मिल जाएगी। तो होता क्या है कि अलग अलग विकल्प हैं। अब उन विकल्पों को आप पहले चयन करते हो, अच्छा एक ये भी तरीका है रोड बनाने का, एक ये भी तरीका। अगर रोड बनाने का प्लान कर रहे हो, जरूरी नहीं आप रोड बनाने का करो, कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। तो हो क्या सकता है कि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं, आप उनकी बात करते हो। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है, विकल्पों का मूल्यांकन करते हो। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ? आप ये सोचते हो कि यार क्रूड ऑयल तो बहुत सस्ता हो गया है, इस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सस्ता चल रहा है, तो आप सोचते हो कि एस्फाल्ट सस्ता पड़ जाएगा, तो हम डामर वाली बना दें, हम सीमेंट का क्यों बनाएं। ठीक, अच्छा, लेकिन अगर स्थिति दूसरी हो तो आप सोचते हो कि यार एस्फाल्ट रोड बहुत जल्दी खराब हो जाती है, खासतौर से जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर बारिश से बहुत जल्दी डामर कट जाता है, तो वो सोचते हैं कि सीमेंटेड रोड बनाओ। और सीमेंटेड रोड की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, साथ में हमें बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल तो हमारे देश में है नहीं, और सीमेंट के लिए लाइमस्टोन चाहिए होता है, वो हमारे देश में बहुत है, तो सीमेंट तो हम लोग खुद से बना सकते हैं। तो कोई ये भी सोच सकता है कि यार सीमेंट की ज्यादा टिकाऊ भी है, तो हम लोग बना रहे हैं। लेकिन सीमेंट की रोड में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, समझ रहे हैं उसको बनाने में। तो मैं सिर्फ उदाहरण देकर के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हो, आप उनकी तुलना करते हो। क्या तुलना होता है? पहला होता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट का मतलब आप कितनी लागत लगा रहे हो, उसका कितना फायदा होगा, आपको मेंटेनेंस ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीजों को। और रिस्क रिटर्न का मतलब होता है कि आमतौर पर जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स हैं, बाकी अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें बोला जाता है मोर रिस्क मोर मनी, है ना। और हमेशा जरूरी नहीं होता। मोर रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसों को खोने की भी संभावना ज्यादा है, लेकिन अगर संभावना पैसों को खोने की ज्यादा है तो अगर फायदा हुआ तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हो रहा था, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, आपने ज्यादा जोखिम लिया तो आपको ज्यादा फायदा भी होगा। उद्यमियों के साथ भी ऐसा होता है, तो इसको भी सोचना पड़ता है ना। और साथ में विकल्पों में जब हम यहां पर बात कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज तो बहुत आवश्यक होती है, संभाव्यता। ठीक है, अभी अपना दिल्ली से मेरठ के लिए एक एक्सप्रेसवे बन रहा था, तो उसमें ऐसा भी सजेशन आया था, सेंट्रल रोड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जैक्टली शायद नाम यही नाम है, बट कुछ हो सकता है आगे पीछे नाम कुछ हो, जो वहां पर रोड की रिसर्च होती है कि कैसे बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि गाजीपुर में कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर है दिल्ली में, उस ढेर से हम रोड बनाने में काफी कुछ काम कर सकते हैं, और वो ढेर भी कम हो जाएगा, और साथ में रोड की मजबूती में भी कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं, हम नीचे का जो मिट्टी लगाई जाती है वो बनाया जा सकता है। तो क्या होता है कि संभावना की बात की जाती है कि वो संभव भी है कि नहीं है। फिर उसमें बहुत सारी चीजें आ गई थी कि नहीं इसमें नमी बहुत है, तो ऐसा सोचा गया था कि वो चीज संभव अभी नहीं है, हम आगे कभी कर सकते हैं। फीजिबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? फीजिबिलिटी। अब अगर ऑप्शन संभव ही नहीं है तो आप उस पर आगे नहीं बढ़ोगे। तो पहली चीज तो होती है कि आप संभव है कि नहीं है, फिर आप रिस्क रिटर्न पे तो बाद में आते हो। और इसी के साथ एक और चीज भी होती है, विश्वसनीयता। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए भारत के लिए जैसे अभी दो बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एक वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है और एक ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। तो अगर बहुत बड़े स्केल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसमें माना जाता है कि विश्वसनीय हो, भले ही उसकी लागत ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? लागत ज्यादा हो जाए, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर फेल कर गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो फेल ना करने वाली हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है और कई बार किया जा चुका है, तो विश्वसनीयता में हमें इतनी समस्या नहीं आती है। फिर हम देखते हैं कि लागत कम हो, क्या मैंने बोला था ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कम लागत में हमें अच्छा परिणाम मिले। और कई बार क्या हो जाता है कि हम लोग ये भी समझते हैं कि किसी भी काम करने के बहुत सारे परिणाम निकल के आ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम भी संभव हैं, जरूरी नहीं हो, लेकिन उनकी संभावना अगर बहुत अच्छी खासी है,
किसकी? नकारात्मक परिणामों की, तो भी हम वो विकल्प छोड़ देते हैं। ठीक है, कि अरे हमने ये काम किया, इसमें तो एक्सीडेंट हो गया तो हमारे वर्कर्स भी मर जाएंगे, है ना, ऐसा भी होता है, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सारी चीजों के, इन सारे आधारों पर हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? उन विकल्पों का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। और एक बार हम लोगों ने मूल्यांकन कर लिया, फिर हम लोग क्या करेंगे? सीधी सी बात, विकल्पों का चयन करेंगे। उन विकल्पों में से चयन करेंगे उस तरीके का जिस पर हमें आगे बढ़ना है। और ये क्या होगा? नॉर्मली सोचो, सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? जिसको सबसे ज्यादा आसानी से किया जा सके, जो सर्वाधिक साध्य है, जिसको करने की सबसे ज्यादा संभावना है, और दूसरी चीज लाभकारी हो, फायदा हो, और कम से कम विपरीत परिणामों वाला हो, है ना। मतलब ऐसा हो कि हाँ नेगेटिव आएगा भी कुछ, इसके नुकसान भी होंगे, लेकिन सबसे कम नुकसान हो, उस वाले विकल्प को हम लोग क्या करेंगे? पिक करेंगे। और उसके बाद से फिर उसको लागू करना भी आपके प्लानिंग में ही एक हिस्सा बन जाता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे है? मान लो आप किसी नई टेक्नोलॉजी से लेकर के काम करने का स्टार्ट कर रहे हो, और वो उस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी मशीन्स रिक्वायर्ड है, या उन मशीन्स को जो लोग भी आपके यहाँ पर हैं ही नहीं उतने टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग, तो अगर उस तरह का स्किल नहीं है तो उस तरह के कौशल वाले लोगों को भी मिलाना पड़ेगा, ऐसे उन मशीन्स को भी खरीदना पड़ेगा। तो आपके प्लान का एक हिस्सा बन जाएगा कि पैरेलली उन वाली चीजों पर भी काम हो जाए। और उसके बाद जब आपने एक बार काम स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होता है? फिर होता है उसी काम को देखना, निगरानी करना कि आपने जो प्लान किया था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फॉलो अप करना। उसी को हिंदी में बुलाता है अनुवर्तन। अब अनुवर्तन थोड़ा कठिन शब्द है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया। तो होता क्या है कि आपने जो सोचा था कि हाँ ये काम इतने समय में हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर कैसे किया जा सकता है, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट तो नहीं बढ़ जाएगी। तो ये भी एक तरह का हमारा क्या है? प्लानिंग का हिस्सा है। अब आपने इतनी कहानी अगर सुन ली मेरी सुनाई हुई, तो आप सोचिए इसको रटने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल लॉजिकल है। पहले आप उद्देश्य निर्धारण करोगे, फिर आपको सोचोगे, कुछ एजम्पशंस लेकर के आओगे, उन एजम्पशंस को लेने के बाद से आप विकल्पों के बारे में सोचोगे, फिर उन विकल्पों का आप मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन आपने कर लिया, फिर आप उसमें से चयन कर लोगे, चयन करने के बाद से आप आगे बढ़ने के लिए लागू करना स्टार्ट करोगे, और लागू करने के दौरान जब लागू हो चुका है तो आप सोचोगे कि जितना सोचा तो उतना काम हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं हमारी किसमें? नियोजन प्रक्रिया में, ये लॉजिकल स्टेप्स हैं। तो ये आपको समझ में आया ठीक से? इसके बाद हम लोग बात करते हैं नियोजन के क्या क्या प्रकार होते हैं, बहुत संक्षेप में बात करेंगे, और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो क्या क्या प्रकार होते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। नियोजन की सीमाएं और नियोजन प्रक्रिया को देखने के बाद से नियोजन के प्रकार को संक्षेप में देखते हैं, बाकी इसको डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखो, कुछ तो होते हैं सिंगल यूज प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स को हम लोग बोलते हैं एकल प्रयोग, और स्थायी योजनाएं होते हैं जो होती है स्टैंडिंग प्लान्स। मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए आपको एक ही बार प्लान बनाना है और वो चीज दोबारा रिपीट कभी होगी ही नहीं, तो आप उसके लिए दोबारा प्लान क्यों बनाओगे। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लगातार होती रहती हैं, तो उनके लिए आपने एक बार प्लान बना लिया, फिर थोड़ा थोड़ा आप उसको मॉडिफाई करते रहते हो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ रही है। तो जो इस तरह की चीजें होती हैं जिसको आपने बना लिया है और आप उसमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो क्योंकि वो रिपीटेटिव चीजों के लिए हो रही हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं स्थायी योजनाएं, स्टैंडिंग प्लान्स। और ये लगभग वो पॉलिसीज की तरह होते हैं। और एकल प्रयोग में क्या होता है? आपने एक बार बनाया कुछ काम करने के लिए, उसके बाद से उसकी दोबारा आवश्यकता नहीं हो रही है। तो आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अभी और उदाहरण लोग देखेंगे अगले वीडियो में जब लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लान्स होते हैं जिनको हम एकल प्रयोग और स्थायी योजनाओं में वर्गीकृत नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते वर्गीकृत इन दोनों में। तो उसमें हम लोग उनको ये सारे नाम दे देते हैं। अब ये सारे नाम में सीधे सीधे आपको लगेगा कि ये प्लान तो नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है ना कि प्लान को कई बार ये डायरेक्शन दे रहे हैं और किस तरह का काम प्रबंधन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, उद्देश्य, वो ओवरऑल प्लानिंग में, संगठन का जो ओवरऑल प्लानिंग होती है पूरा ऊपर ऊपर से, उसमें हर लेवल पर डिसाइड करने में बहुत मदद करते हैं, बनाने में, प्लान करने में। तो उद्देश्य भी हो गया आपका। व्यू रचना, स्ट्रेटजी जो मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात की जाती है। इसको व्यू रचना के साथ साथ रणनीति भी बोला जा सकता है। ठीक है, कि आपको कैसे आगे बढ़ना है मार्केट में, कैसे मार्केट शेयर कैप्चर करना है, कैसे कॉम्पिटिटर से बचना है, प्राइसिंग क्या रखनी है ना, अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है। तो ये हो जाता है आपका स्ट्रेटजी में आ जाता है। तो ये भी प्लान्स का वर्गीकरण है। ठीक है, योजनाओं का। ऐसे ही नीति होती है। नीतियां नॉर्मली ऐसे होती हैं, दो चीजें होती है नीतियां, तो लॉन्ग रन में काम कर रही होती हैं और ओवरऑल थीम बना देती हैं। ठीक है, ओवरऑल एक ब्रॉडर लेवल पर डायरेक्शंस दे रही होती हैं कि हाँ, तो इसका जो दायरा होता है व्यापक होता है नीतियों का। ठीक है, समय और विभागों दोनों ही तरह से, कई विभागों के लिए जो पॉलिसी बनी हुई है वो सारे को डायरेक्शन दे रही है, साथ में काफी लंबे समय के लिए रहती है। तो ये नीति हो गया। नीति हमारा नीति आयोग भी है। अच्छा, अब कार्यविधि। कार्यविधि होता है कि कोई एक तरह की चीजें आ रही हैं बार बार, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, तो हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक, तो स्टैब्लिश कर देने से क्या होता है, वो भी एक प्लान है कि इस तरह का काम आएगा तो ऐसे 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 करेंगे। तो वो जो प्रोसीजर है वो भी एक तरह का प्लान हो गया।
ऐसे ही मेथड क्या होता है, मेथड भी किसी स्पेशल तरह के काम को जब करने की जरूरत आती है तो उसका फिर मेथड डिसाइड किया था कि ये काम इस तरह से किया जाएगा, तो वो भी आपका प्लान हो गया, इस तरह से किया जाएगा ना, तो भविष्य की बात हो रही है तो वो भी आपका एक प्लान बन गया। और इसी तरह से हम लोग क्या करते थे, नियम बना देते हैं, ठीक। तो नियम भी हमारे एक तरह का प्लान है, योजनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, स्मूथनेस लाते हैं, ठीक है, चीजें अपने आप चलती रहती हैं, सारे लोग अपने अपनी चीजों का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उस काम को, उद्देश्य को पूरा करने में अलग अलग विभागों को और अलग अलग इंडिविजुअल्स को, सबको अपने अपने उद्देश्यों पर आगे चलते रहना होता है। तो वो काम के लिए हमें नियम की जरूरत पड़ती है, जिससे कि सारी चीजें स्मूथली चलती रहें। और फिर आपका कार्यक्रम को एक विशेष तरह का कोई काम आ गया तो उसको कैसे किया जाएगा, कोई एक विशेष तरह का प्रोजेक्ट है तब उसको प्रोग्राम बोल देते हैं, और उसके लिए भी फिर हम लोग योजना बनाते हैं तो वो प्रोग्राम में आ जाता है। और फिर आता है आपका बजट। बजट भी एक तरह का योजना है, जैसे अपने यहाँ सरकार में बजट पास करती है हर साल, है ना, फरवरी में। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो पूरे साल भर के लिए कैसा देश में हम लोगों की जो केंद्र सरकार है उसके क्या क्या आमदनी होगी, कैसे कैसे खर्च करेगी पैसे, उसकी बात होती है। ऐसे ही कंपनी भी, कोई भी व्यवसाय, वो भी अपना बजट बनाता है, तो वो भी एक योजना है कि कहां से पैसा आएगा, कहां पर पैसा खर्च होगा, कहां हम एक्सपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये संक्षेप में नियोजन के प्रकार हो गए। इन्हीं सबको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं अपने अगले वीडियो में। हमारे YouTube चैनल पर आपको इसके आगे के और पीछे के जो भी सारे वीडियोस हैं सब कुछ मिल जाएगा, तो आप लोग YouTube चैनल पर ही फॉलो करिए। और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले